हेलो मित्रों। देखिए, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर भारत के तटीय मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत के जो तटीय मैदान हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, भारत के जो नीचे पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र था अपना, उसी के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। इनको तटीय मैदान बोला जाता है। भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। जो क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। क्या बोलते हैं उसको? प्रायद्वीप। अब किधर यदि पूर्व में देखें हम तो बंगाल की खाड़ी, अपने यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आपको नजर आ रही है। पश्चिम में आपके अरब सागर है और दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। यहीं पर यदि हम भारत के, क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र हो गया, तो समुद्र की तटरेखा की बात करें तो अगर जो स्थल की बात करें, जो मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं, वो भारत की जो सीमा रेखा है या तट रेखा है वो आपकी 6100 किलोमीटर। और द्वीपों की भी यदि मिला ली जाए, इधर आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका लक्षद्वीप इधर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके इधर हैं। यदि इनकी भी मिला ली जाए तो 7516 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर जो है ये आपकी तटरेखा बनती है। कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 9 राज्यों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये इन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। यदि सबसे लंबी तटरेखा की बात करें हम तो ये आपके गुजरात की बनती है। सबसे लंबी तटरेखा 1214 किलोमीटर है। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य आपका ये है गुजरात यहाँ पर। वहीं पर यदि हम बात करें कि भारत की जो तटरेखा है, सबसे लंबी जो तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आ जाता है। उसकी है जो 1962 किलोमीटर पड़ती है आपकी दूरी प्रमुख रूप से। वहीं पर यदि हम बात करें कि भारत के जो ये मैदान हैं इनका निर्माण किससे हुआ है, तो देखिए, कुछ नदियाँ आपकी पश्चिम की दिशा में बहती हैं, कुछ नदियाँ आपकी पूर्व की दिशा में बहती हैं। तो आपका ये जो पश्चिम तटीय मैदान है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और जो आपकी जो नदियां हैं पश्चिमी तट, इसके बीच में ये जो नीला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपको मिलेगा एक पश्चिमी तटीय मैदान। क्योंकि ये पश्चिमी तट और जो पश्चिमी घाट है उसके बीच में स्थित एक संकरी पट्टी है। यहाँ यदि हम इसकी बात करें तो इसकी, यदि हम गुजरात के साइड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसके जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं वहाँ पर इसकी चौड़ाई आपको 80 किलोमीटर देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें गोवा और कर्नाटक वाला एरिया, वहाँ पर इसकी चौड़ाई आपको 50 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। एक बार फिर केरल की तरफ जाते समय इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 64 किलोमीटर के आसपास रह जाती है, हो जाती है। क्योंकि यानी बीच से ये मैदान जो है ये संकरा है, जबकि पश्चिम और दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अंदर इसकी जो है यहाँ उत्तर और यहाँ आपके दक्षिण में इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इसका विस्तार था। वहीं पर यदि हम बात करें पश्चिमी पूर्वी मैदान की, तो ये मैदान जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा चौड़ा मैदान है, क्योंकि इधर नदियाँ आपकी बहुत ज़्यादा बहती हैं। इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ प्रादेशिक सीमाएं होती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, समुद्र के पास वाला जो एरिया होता है, जैसे कि ये आपका मैदान हो गया, यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय अधिकार दिए जाते हैं। ये आपका प्रादेशिक सीमा अधिकार कहाँ से कहाँ तक होता है? यदि हम देखें यहाँ तट से लेकर के 12 समुद्री मील, यदि 12 समुद्री मील की बात करें तो ये लगभग आपका 20 किलोमीटर का एरिया हो जाता है। 20 किलोमीटर के एरिया तक के जो भारत का क्या होता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। यहाँ पर भारत के मछुआरे जो हैं वो मछलियाँ मारते हैं और इस क्षेत्र के अंदर ये भारत के पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार में होता है। दूसरा बात आता है आपकी जो समीपस्थ मंडल, जिसको कि कॉन्टिजियस जोन भी बोलते हैं। इसमें भारत जो है क्या कर सकता है, इस क्षेत्र में साफ सफाई कर सकता है। यहाँ पर इस एरिया के अंदर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से सीमा शुल्क वगैरह भी भारत जो है वो वसूल सकता है इस क्षेत्र के अंतर्गत। 24 समुद्री मूल जो
समुद्री मील है वहाँ तक। यदि 12 मील की आपकी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है तो 24 किलोमीटर में आपकी 24 समुद्री मील में क्या बन जाएगी आपकी, लगभग ये 40 से 45 जो किलोमीटर की डिस्टेंस है उसमें ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। वहीं पर बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो कि तट से लेकर के 200 समुद्री मील बीच तक ये क्या पाए जाते हैं, आपके क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी देश वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें यूएन से जो क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण प्रमुख जो प्रादेशिक जो शब्द थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रादेशिक सीमाओं से संबंधित, प्रादेशिक समुद्री सीमा, समीपस्थ मंडल और जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं भारत की जो ऊंचाई है समुद्रों से वो कैसे मापी जाती है। देखिए ऊंचाई की बात करें हम तो यहाँ पर ये श्रीलंका है, भारत है, और भारत के श्रीलंका से ऊपर ही क्या है आपका, कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है, चेन्नई, जो तमिलनाडु है उसका चेन्नई जो तट है, यहाँ से भारत की क्या नापी जाती है, जो समुद्र से भारत कितनी ऊंचाई पर स्थित है। यानी आप जब रेल के अंदर यात्रा करते हैं ट्रेन के अंदर, तो वहाँ पर उस जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है कि समुद्र लेवल से या सी लेवल से इसके समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। तो वो ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, आपके जो चेन्नई तट है वहाँ से भारत की ये ऊंचाई मापी जाती है। तो देखिए ये किस प्रकार, क्योंकि समुद्रों का जल जो है उसका लेवल पूरे विश्व में एक जैसा है, एक लेवल है, और उसी से इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। भारत में ये मापन जो है चेन्नई के तट से किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए अपना यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान है उनके बारे में, यानी कितने क्षेत्रों में इनको डिवाइड किया गया है। देखिए पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट और पश्चिमी में स्थित है उनको पश्चिमी घाट बोला जाता है। समझिए आ गया, पश्चिमी घाट में जो ये इनके बीच यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये आपका क्या है, ये पश्चिमी मैदान दिखाई दे रहा है आपको, और इधर ही आपका क्या दे रहा है, पूर्वी तटीय मैदान दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों मैदान जहाँ पर आकर के मिलते हैं उनको नीलगिरी बोला जाता है। कहाँ कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहीं पर बात करें हम पूर्वी तट की या पूर्वी मैदानों की या पूर्वी घाट की, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी की ऊंचाई 1501 मीटर है, 1501 मीटर। वहीं पर यदि हम बात करें आपके पश्चिम तटीय क्षेत्रों की, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी जो अन्नाईमुड़ी है, वो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। डोडा बेटा ये आपकी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है यहाँ पर डोडा बेटा। तो अब देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और इधर ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं इनको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से, क्योंकि यहाँ पर महेंद्रगिरी जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा चोटी है। इधर आपकी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा है। ठीक है, यहीं पर ये प्रायद्वीपीय पठार है, इससे ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, और ये पश्चिमी ये मैदान जो है ये पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उनका ढलान मात्र है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से हमने देखा कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। यहाँ पर जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, यहीं पर इसी क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो होती हैं इनको क्या बोला जाता है, पहाड़ियों की रानी, क्योंकि इधर की पहाड़ियाँ और इधर की पहाड़ियाँ आपस में मिल जाती हैं, इसलिए इनको नीलगिरी की रानी बोला जाता है, पहाड़ियों की रानी बोला जाता है। यहीं पर जो पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल जो ऊटी है और जवाई पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ये प्रमुख पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये अपनी वीडियो थी आपके जो पश्चिमी तटीय मैदान और जो पूर्वी तटीय मैदान है उनसे संबंधित। वहीं पर यदि हम बात करें इस क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ यदि हम गुजरात के सूरत से देखें तो यहाँ तक खंबात की खाड़ी तक इसको बोला जाता है काठियावाड़ का तट। यदि दमन से गोवा तक को देखें तो इसको बोला जाता है कोंकण तट। यहीं गोवा से कर्नाटक का जो तट है इसको कैनरा तट या इसी को कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, और कर्नाटक से केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पर इसको मालाबार तट बोला जाता है। यहीं पर पश्च झीलें पाई जाती हैं,
पश्च झीलें जिसको बैक वाटर लेक भी बोला जाता है, या इन्हीं को यहाँ पर कयाल बोलते हैं। यहाँ पर इसके प्रमुख एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अष्टमुडी, जो कि 8 छोटी छोटी झीलों से मिलकर के बनी हुई है। वैद्यनाथ झील इसके निर्माण है। यदि हम पूर्वी तट की बात करें तो आपका जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आपकी जो स्वर्णरेखा नदी है, वहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को उत्तरी सरकार बोला जाता है। यानी गोदावरी यहाँ से जो आपकी नदी है, महानदी और गोदावरी, इनके बीच के क्षेत्र को बोला जाता है उत्तरी सरकार। आंध्र प्रदेश में इस क्षेत्र को अलग नाम दिया जाता है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वहाँ तक के क्षेत्र को बोला जाता है कोरोमंडल तट। यहाँ पर क्योंकि प्रमुख नदियाँ आती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र भी बोल दिया जाता है। तो ये था इसका विभाजन, जो अपने तटीय मैदान है उनका विभाजन हमने किस प्रकार से किया, कितने क्षेत्रों में हुआ। ये थी आपकी अपनी वीडियो आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे।